Hello friends, let's continue chapter number 2nd, and this is the third part of the video. Today we will discuss about why did the Soviet Union disintegrated, means USSR का disintegration क्यों हुआ था. लास्ट वीडियो में हमने गॉर्बचेव की वजह से डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था वो पढ़ लिया था. अब हम और भी कॉजेज़ पढ़ने वाले हैं कि डिसइंटीग्रेशन और क्यों क्यों हुआ था. तो इसमें क्वेश्चन तो आप यही फ्रेम करेंगे और इसके 4 पॉइंट्स लिखेंगे. एक है इकोनॉमिक कॉज, ठीक है. सेकंड है पॉलिटिकल कॉज. थर्ड है आपका गॉर्बचेव्स पॉलिसी. और फोर्थ है आपका नेशनलिस्ट अनरेस्ट. ठीक है, ये 4 पॉइंट हेडिंग बनाएंगे आप. उसके बाद आगे का आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो ये 4 आप किसी भी तरीके से एक टेबल के फॉर्म में लिख लीजिएगा. ओके, तो इसमें क्या क्या कॉजेज़ हम पढ़ने वाले हैं आज. गॉर्बचेव का तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें पढ़ेंगे और बाकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट अनरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेटेड. इतनी पावरफुल कंट्री, यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे यूएसएसआर का ही नंबर था और वो अचानक से डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे. दिस इज़ अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन. ये काफ़ी वर्थ आस्किंग क्वेश्चन है अगर आपको यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन के बारे में समझना है. एंड द एंड ऑफ द कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म के अंत के बारे में पढ़ना है तो. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा कंट्री था जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, या कोई पहली ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो बिखरा था. और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थी, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम थे जो डिसइंटीग्रेट इससे पहले भी हुए थे और इसके बाद भी हुए हैं. वाइल देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, लेकिन सोवियत कोलैप्स के होने के बहुत यूनिक कारण थे. कॉज मीन्स कारण, तो वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू. देयर मे बी मोर जर्नल लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इम्पॉर्टेंट केस. इसमें से बहुत सारे लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे. देयर इज़ नो डाउट दैट द internal weakness of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people. ये तो पक्का है कि सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से वीकनेस थी जो कि लोगों की इच्छाओं को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी. वर रेस्पॉन्सिबल टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, और उसी की वजह से सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ था. Right? Economic stagnation for many years led to the serve consumer shortage. काफ़ी लंबे टाइम तक एक जगह स्थिर हो गई थी उसकी इकोनॉमी, आगे बढ़ नहीं रही थी. ठीक है, इसकी वजह से कंज्यूमर शॉर्टेज मतलब जो इंसान की ज़रूरत का सामान है उसकी कमी आने लगी थी, जैसे खाना है, कपड़े हैं और एक्सेट्रा. और बाहर से जब कमी होगी तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से चीज़ें मंगवाई जा रही थी, तो उससे इकोनॉमी बाहर जा रही थी, पैसा बाहर जा रहा था चीज़ें खरीदने की वजह से. एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ एंड टू डू सो ओपनली. और अब लोगों को शक होने लगा था कि क्या हमने सही सिस्टम को चूज़ किया है, क्या ये जो सिस्टम है आगे भी सक्सेसफुल हो पाएगा. तो लोगों के मन में डाउट्स आ रहे थे. ओके, अब आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ रहा है ये आपका इकोनॉमिक कॉज है. ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग इकोनॉमिक कॉज हेडिंग डाल लेंगे, फर्स्ट पॉइंट डाल के. ओके, तो इकोनॉमिक कॉज लिखते हुए इसमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे. इकोनॉमिक कॉज डाल लीजिए. कॉज लिख लेंगे आगे. ओके,
दे रखा है, वाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैगनेट। एक जगह क्यों स्थिर हो गई थी इकोनॉमी, आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी? द आंसर इज पार्टली क्लियर। The Soviet economy used much of its resources in the maintaining a nuclear and military arsenal. अब जो यूएसएसआर था वो यूएसए के बराबर होना चाहता था, इसलिए वो वेपन्स बनाया जा रहा था, न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा था, और इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा किस पे इन्वेस्ट किया जा रहा था? मिलिट्री पे इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट्स स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। उसने अपने सैटेलाइट्स स्टेट्स भी इस्टेब्लिश कर रखे थे यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, और सोवियत सिस्टम के अंदर 5 ऐसे हिस्से थे जहाँ पे सैटेलाइट स्टेट्स थे। अब सैटेलाइट स्टेट्स क्या होते हैं? जहाँ पे वो अपने क्या करते हैं, जासूसों को छोड़ देते हैं या अपनी कोई सेंटर्स बना के रखते हैं। ओके, आगे बता रखा है, सेकंड पॉइंट आपने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद है दिस लेड टू द ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप अप विद। अब इन सारी खर्चों की वजह से अब इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी, जिसे यूएसएसआर बियर नहीं कर पा रहा था। एट दिस सेम टाइम ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advantage of West. अब लोगों को समझ में आ रहा था कि वेस्ट कंट्री जो है वो काफ़ी आगे है यूएसएसआर से। ओके, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट, दे कुड सी द डिस्पार्टीज बिटवीन देयर सिस्टम। अब अपने सिस्टम के अंदर यूएसएसआर में क्या कमी थी वो दिख रही थी, और सिस्टम ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट था वो कितना आगे है वो भी समझ में आ रहा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड द सोवियत सिस्टम वॉज बेटर दैन वेस्टर्न कैपिटलिज्म। ये क्लियर हो रहा था लोगों को कि वेस्ट मतलब यूएसए बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी कैपिटल, उसकी इकोनॉमी काफ़ी आगे है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है इन कंपैरिजन टू यूएसएसआर। The reality of its backwardness came as a political and psychological shock. अब यही कारण बना पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक का, कि लोगों को जब दिमाग में ही पहले ही सेट हो गया कि पहले तो ये था कि यूएसएसआर आगे चल रहा है, फिर जब रियलिटी पता चली कि यूएसए तो काफ़ी आगे, उसकी इकोनॉमी काफ़ी आगे, तो लोगों को लगा कि हम इतनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और मिलके यूएसएसआर को बना रखा है, और अमेरिका तो अकेला है, फिर भी वो हमसे आगे क्यों है? इट मीन्स हमारे सिस्टम में कमियां हैं। ओके, ये इकोनॉमिक कॉजेज़ था। चलिए अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ जो है, पॉलिटिकल कॉजेज़ में सबसे पहले लिखेंगे या पॉलिटिकल कॉजेज़ आप लोग हेडिंग डालेंगे। ओके, और इसमें यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके और पीपल तक। चलिए पहले समझते हैं। द सोवियत यूनियन हैड बिकेम स्टेगनेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेंस एज वेल। अब पॉलिटिकल रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी यूएसएसआर पीछे था, एक जगह आके रुक गया था। कैसे? द कम्युनिस्ट पार्टी हैड रूल्ड the Soviet Union over 70 years was not accountable to the people. Accountable means answerable. जो कम्युनिस्ट पार्टी 70 साल से वहाँ पे रूल कर रही थी, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, मतलब आंसरेबल नहीं थी। अगर लोग कुछ जानना चाहते थे सिस्टम के बारे में तो उनको कोई आंसर मिलता ही नहीं था। अगर वो प्रोटेस्ट करते थे उन्हें सप्रेस कर दिया जाता था। ऑर्डिनरी पीपल वर alienated by the slow and stiff administrative रैप्ट एंड करप्शन। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आपको बता रखा है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो अपने आप को जो सिस्टम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन, उससे काफ़ी अलग समझ रहे थे, और यहाँ पे करप्शन जो था वो अनकंट्रोलेबल था, मतलब यहाँ पे करप्शन बढ़ता ही जा रहा था अनलिमिटेडली। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। इन एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक
इट हैड मेड। यहाँ पे सिस्टम में कमियाँ थी पर उन्हें करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट में ओपननेस होनी चाहिए कि रूल रेगुलेशन क्यों बन रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। तो ये ओपननेस नहीं दिखाई दे रही थी। गवर्नमेंट मतलब हार्डलाइनर्स, जो हमने कल पढ़ा था कि हार्डलाइनर्स चाहते ही नहीं थे कि लोगों को फ्रीडम दी जाए। नेक्स्ट है द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड। जो लैंड था वो मोस्टली सेंटर के मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था। वर्स स्टिल, इसके बाद भी बहुत सारी और कमी है। द पार्टी ब्यूरोक्रेटिक्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके पास ज़्यादा पावर थी इन कंपैरिजन टू सिविल सर्वेंट, इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जो था ना उनको तो ज़्यादा पावर नहीं दे रखी थी, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई थी। ठीक है, ये आपका हो गया लास्ट पॉइंट आपका। लोगों को सिस्टम के बारे में, रूलर्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। ओके, ये भी इसका पॉइंट है कि लोगों को ना तो पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ना ही गवर्नमेंट के बारे में, ना ही लीडर्स के बारे में। तो लोग ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट दिखाना कम कर देंगे। तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल कॉजेज़। अब आपका आएगा गॉर्बेचेव। ठीक है, गॉर्बेचेव पॉलिसीज़ जो हमने कल पढ़ी थी उससे ही रिलेटेड अब आपकी आ जाएगी। तो गॉर्बेचेव्स पॉलिसीज़ डाल के थर्ड आपका हेडिंग बनेगा। इसमें दे रखा है गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। गॉर्बेचेव ने प्रॉमिस किया था कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा, जो अभी हमने पढ़ी। गॉर्बेचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी कैच अप विद द वेस्ट। उसने कहा इकोनॉमी को भी मैं क्या कर दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, वेस्ट के बराबर ला के खड़ा कर दूंगा या उससे भी आगे ले जाऊंगा। एंड द लूज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और सिस्टम में जो भी कमी है उन्हें भी पूरी कर दूंगा। यू मे वंडर वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ द गॉर्बेचेव्स एक्यूरेट डायग्नोस ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो गॉर्बेचेव था सारी प्रॉब्लम्स को समझ गया था, फिर भी क्यों वो इलाज नहीं कर पाया, क्योर क्यों नहीं कर पाया। द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू द इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। प्रॉब्लम क्या थी कि वो समझ तो गया था, लेकिन जो रिफॉर्म्स वो इम्प्लीमेंट कर रहा था शायद वो सही से नहीं कर पाया। Here is why the answer become more controversial and we have to depend on the future historian to guide us better। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं आगे की बात हमें समझने के लिए उन पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है द मोस्ट बेसिक आंसर सीम टू बी द व्हेन गॉर्बेचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम ही सेट इन द मोशन फोर्सेज एंड एक्सपेक्टेशन दैट फ्यू कुड हैव predicted and became the virtually impossible to control। गॉर्बेचेव ने सोचा था कि मैं जितनी भी पॉलिसीज़ बना रहा हूँ लोगों को समझ में आएगी, लोग उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन सिचुएशन जो थी अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, जो कि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। ओके, आगे दे रखा है देयर वर सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट द गॉर्बेचेव शुड हैव द मूव्ड मच फास्टर। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि कई लोग ये समझ रहे थे कि गॉर्बेचेव बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, जो लीडर्स थे। ठीक है, और उसका यही कारण था कि वो डिसअपॉइंटेड और इम्पेशेंट हो मेथड यूज़ कर रहा है। अगर वो स्लो चलता तो पेशेंटली लोगों को समझ में आती बात, वो सिचुएशन भी हैंडल कर पाता, पर ऐसा नहीं हो रहा था। अब उनको लीडर्स को लग रहा था कि गॉर्बेचेव को थोड़ा स्लो चलना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा था कि जो पावर दी जा रही है, जो प्रिविलेज दी जा रही है किन को, नेताओं को, जो गॉर्बेचेव अब क्या कर रहा था उन पावर्स को वापस छीन रहा था, वो गलत है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। पहली वाले में क्या था कि वो गॉर्बेचेव बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था,
फास्ट चल रहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमसे जो पावर ली जा रही है वो सब गलत है, इसको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेंबर्स से लेके आप लोग अंडरलाइन करेंगे। यहाँ तक, क्विकर तक, ओके। उसके बाद दे रखा है, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। इस टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा था, इस रस्साकसी में क्या हो रहा था कि लोगों के ओपिनियंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे और सब अपने अपने तरीके से उसकी पॉलिसीज़ को सोच समझ रहे थे, सोच समझ के आगे बढ़ रहे थे। इसमें आगे क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, आगे आपको दे रखा है, ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इतना ही काफ़ी नहीं था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में, बट द अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज मोस्ट ऑब्जर्वर्स एंड द इंडीड मैनी इनसाइडर्स। बहुत सारे बाहर के लोग, अंदर के लोग भी थे कंट्री के, जो अलग अलग क्या कर रहे थे, अजम्पशन लगा रहे थे। द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर और सॉवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक्स। अब जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। स्पेशली इसमें रशिया, बाल्टिक स्टेट्स, यूक्रेन, जॉर्जिया और फाइनली ये सब मिलके क्या करते हैं, ये अनाउंस करते हैं कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब इसमें भी अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है, पर पहले आप यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो इसका आंसर आपको मिलेगा द डिज़ायर से लिखिए, द डिज़ायर, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, द डिज़ायर से लेके और यूएसएसआर तक, ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इसकी हेडिंग आप बना लीजिए, नेशनलिस्ट अनरेस्ट। यहाँ पे 4th पॉइंट जो आपका है, इसमें लिखेंगे, वन व्यू इज़ दैट द नेशनलिस्ट एंड फीलिंग वेरी मच एट द वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में अब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी और दैट वेदर और नॉट रिफॉर्म हैड ऑक्योर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। अब इसकी वजह से सिविल वॉर्स होने लग गई थी यूएसएसआर में। दिस इज़ व्हाट इफ़ ऑफ हिस्ट्री, यही हिस्ट्री बनी, बट श्योरली इट इज़ नॉट द अनरीजनेबल व्यू गिवन द साइज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द सोवियत यूनियन। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था सोवियत यूनियन को या आने वाली प्रॉब्लम्स को ग्रो करने के लिए। अदर थिंकिंग द गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स, और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, और भी रिफॉर्म्स थे, पर फिलहाल आप क्या करेंगे, यहाँ तक ही अंडरलाइन करेंगे, ओके। ये आपका आंसर है 4th वाला पॉइंट का। आगे दे रखा है, गॉर्बाचेव के बारे में बता रखा है कि नेशनलिज्म की फीलिंग के बढ़ने का कारण ये था कि गॉर्बाचेव जो था ना वो बहुत ज़्यादा लिबरल था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था रूल को। आयरनिकली ये कह रखे हैं कि कोल्ड वॉर जो था ना वो नेशनलिस्ट की फीलिंग को बढ़ाता जा रहा था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी उसमें काफ़ी लोगों की ये फीलिंग थी कि अब हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, और ये चीज़ सोवियत यूनियन में तो बहुत बढ़ चढ़ के आई थी। यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो कि डिससेटिस्फेक्शन को दिखा रही थी कि यूएसएसआर के जितने भी रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, उससे लोग डिससेटिस्फाई हैं। रशिया, बाल्टिक स्टेट्स जो थे, यूक्रेन थे, जॉर्जिया थे, इन लोगों ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके डिसइंटीग्रेट कर ही दिया था यूएसएसआर को। जो आम जनता थी सेंट्रल एशिया की या आसपास के कंट्रीज़ की, उनको काफ़ी इसका नुकसान हुआ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पुअर कंट्रीज़ थी, और
इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ये जब रिच कंट्रीज़ ने अपना हाथ खींच लिया तो पुअर कंट्रीज़ तो ऑब्वियस ही बात है कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे सिचुएशन को, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। दैट इज़ ऑल।